कल बेटा रिवीजन कराएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा पूरा, ठीक है। नहीं बेटा, टेस्ट रिड्यूस से नहीं होगा, पूरा चैप्टर से होगा, मैंने आपको बताया ना, पूरे चैप्टर से होगा। बेटा कुछ पता नहीं है, अब जून में आपके एग्जाम का कह रहे हैं, हो सकता है कह रहे हैं पूरी किताब पढ़ेंगे, तो फिर क्या करोगे? अप्रैल में होने वाले इम्तिहान वो कह रहे हैं हम जून में करेंगे, फिर आप क्या करेंगे बताइए? इसलिए अभी जब तक हम पूरा पढ़ लेते हैं तो अच्छा है ना। और अगर पूरे में से नहीं आएगा, आधे में से आएगा, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। वालेकुम अस्सलाम सजी। नहीं समझ नहीं है, अब हो सकता है वो। बेटा हर एक का अपना स्टाइल है ना, मैं क्या कह सकता हूँ। बस देखिए, मेरा मेरा जो वो होता है स्टाइल, वो ये है कि आपने गाड़ी, खराब गाड़ी से चलाना सीख ली तो अच्छी गाड़ी आप बड़े मजे से चलाएंगे। और इसी तरीके से आप खराब सड़क पे बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते हैं तो स्मूथ सड़क पे बहुत अच्छी चलाएंगे। तो अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे और रिड्यूस आएगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। यू गेट इट? अब ये हर एक का अपना वो है बेटा। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर रहेगा रिड्यूस तो फिर हम सिर्फ रिड्यूस की तैयारी करेंगे। आप तैयारी पूरी कर चुके होंगे। पेपर पैटर्न भी अभी नहीं पता बेटा। ठीक है, एक सजेशन आई है कि सिर्फ वो हो एमसीक्यूज, लेकिन अगर अ, फरवरी मार्च अप्रैल तक हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो जाती हैं तो फिर तो इशू नहीं रहेगा ना इतना। ठीक है बेटा, वैसे ही हमारे यहाँ कम है। वो 9 मैट्रिक का आया बेटा, वो अगले साल के लिए। चले भाई, हम शुरू कर रहे हैं। बेटा हो जाएगा ना, आपकी तैयार, आपको तो अपना तैयार करना है ना शाम, आपको क्या परेशानी? आपको तो अपना याद करना है, समझ में आना है चाहिए पहले। ठीक है बेटा, रुक जाते हैं, टाइम वो हो जाता है ना बेटा इसमें। अच्छा याद रखिएगा, आपका चैप्टर 12 का टेस्ट है, पूरे चैप्टर का टेस्ट है। आपको सिर्फ पढ़ना है, 10 दफा पढ़ लीजिए चैप्टर, कल हम इसको रिवाइज भी करेंगे। आपने पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है, मैंने कल कहा था कि आप लोग चैप्टर पढ़ लीजिएगा। आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ चैप्टर पढ़ लीजिएगा। हाँ यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, नहीं रिड्यूस तो हुआ है। थर्सडे को पढ़ाएंगे। थर्सडे कहाँ से आ गया बीच में? आज ट्यूसडे है बेटा। क्या हो गया दिबाज? कल वेनिसडे है। क्या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या आप कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा दिबाज? थर्सडे कहाँ से आ गया बेटा? दिबाज क्या हो गया आपको? थर्सडे को आपकी क्लास कब होती है बायो की?
ओके बेटा, लेट्स वी कंटिन्यू विद। तो बेटा थर्सडे को तो आपकी कोई क्लास ही नहीं होती, तो आपको कैसे पढ़ाएंगे हम? कल पढ़ाएंगे ना, क्या तो वेडनेसडे को। हाँ, थर्सडे को पूरा पढ़ोगे तो फिर कल कुछ पूछो कैसे? वालेकुम अस्सलाम। तो बेटा देखिए, मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस, मंच हाइपोथेसिस दी है। अब मंच, अच्छा बेटा, आज से शुरू करो तो कल जब आओ क्लास में तो काफी हद तक कवर कर लोगे। खैर कोई बात नहीं। तो बेटा देखो, ट्रांसलोकेशन का, वालेकुम सलाम बेटा, जो मैकेनिज्म है इसको मास फ्लो बल्क फ्लो कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझाया, फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग का। इसका उस एक जमाने में 1930 में, बेटा इससे पहले वाली स्लाइड ये रही, 1930 में ई मंच, अर्नेस्ट मंच ने एक एक्सपेरिमेंट किया बेटा। उस एक्सपेरिमेंट के लिहाज से उसने बताया कि किस तरीके से पानी और फूड मुंतकिल होती है। कल हमने आपको सोर्स ऑफ सिंक बताई थी। तो यहाँ एक उस एक्सपेरिमेंट, इसका नाम बेटा ऑस्मोमीटर रखा गया है। एक इंस्ट्रूमेंट जो उसने बनाया उसका नाम उसने रखा ऑस्मोमीटर। ये जो बल्ब लगे हुए हैं ये बल्ब कहलाते हैं अमूमन साइंस की जबान में ना, ए और बी जिसको हमने लेबल किया है। इसको उन्होंने जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बने थे इसको इमर्ज्ड कर दिया वाटर टैंक, दो टैंक्स में, पानी के दो टैंक्स में इसमें डुबो दिया और इनके दरमियान एक नाली बना दी, ट्यूब, जिसको आपकी किताब में बेटा, आप अपनी किताब में देख लीजिए, ये पेज नंबर है 340 कुछ है, 344 है बेटा, देख लीजिए किताब में, 344 किताब होगी आपके पास। तो इसको यहाँ डी शो किया, D4 यहाँ पर जाइलम के लिए शो किया है, और यहाँ सी शो किया है, इसको फ्लोएम के लिए शो किया है। अब देखिए ये ए जो है ना ये लीफ हो गई, और बी जो है ये रूट हो गई। अब यहाँ फूड जो शुगर प्रोड्यूस हो रही है फोटोसिंथेसिस के जरिए, ये वही एक्सपेरिमेंट है जो अभी हमने पढ़ा है, बस इसको एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए शो किया है। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या बताया बेटा मैंने आपको? तो यहाँ लिख भी देता हूँ, ऑस्मोमीटर। ऑस्मोमीटर, जी बेटा। ऑस्मोमीटर। तो यहाँ ये लीफ है। अब देखें, आपको बताया था कि लीफ में फूड बनती है, शुगर प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस। अब शुगर सॉल्यूट है, हम आपको बता चुके हैं। जो ही सॉल्यूट बढ़ता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, वो पानी लेता है। ये देखिए, इस टैंक से पानी आ रहा है, ये पानी आ कहाँ से रहा है? जाइलम से। ये बहुत सारा पानी इसमें आ गया। अब जब बहुत सारा पानी इसमें आ गया और इसमें सॉल्यूट भी मौजूद है तो इसकी हालत बहुत बैड हो जाएगी, ये फुल्ली टर्जिड हो जाएगा। तो वांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड फूड, इसको निकालना पड़ेगा। अच्छा, मुसलसल फूड तैयार होकर आ रही है, मुसलसल पानी आ रहा है, तो इसको ये पुश करेगा। तो जैसे ये पुश करेगा ये चला जाएगा फ्लोएम में, और फ्लोएम में जाने के बाद वहां से ये ऑन द वे सेल्स को फूड देता हुआ स्टोर होगा रूट्स में या फ्रूट्स में या स्टेम के अंदर ही। लेकिन सबसे ज्यादा क्योंकि रूट्स में होता है तो हम रूट्स की बात करते हैं। बी जो है वो रूट्स है, यहाँ फूड स्टोर होना शुरू हो जाएगी। यहाँ फूड स्टोर में रूट्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर स्टोर होना शुरू हो जाएगी, और जो एक्सेस वाटर है वो वापस जाइलम में आ जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा, कब तक? जब तक फोटोसिंथेसिस होता रहेगा।
और हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस कब तक होता है। बेटा कौन बताएगा फोटोसिंथेसिस कब तक होता है? ऑस्मोमीटर का कोई काम नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटल टूल है, जैसे वर्नियर कैलिपर वगैरह है, उसमें आपको बताया जाता है कि कैसे काम करता है। ऐसे ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा, जिसके जरिए हम बता रहे हैं कि ये नहीं, जब तक फूड तैयार नहीं हो जाएगी 24 घंटे नहीं होता बेटा रोहान। अनटिल डे लाइट इज प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। ये दो बच्चों ने डार्क रीजन तक नहीं बेटा, डार्क नहीं, नहीं वो नहीं, दिन की रोशनी में होता है। मगरिब से 5 मिनट पहले तक, हाँ यू कैन से लाइक दिस। जब तक सनलाइट हो देर तक, बिल्कुल सही है बेटा, डे तक। अरहाब ने बताया, कौन है ये बच्चा? अरहाब, हाँ सही है बेटा। बिल्कुल, सब जब तक सनलाइट होती है। जस्ट बिफोर नाइट कह दें, लेकिन नाइट में भी होता है, मगर फोटोसिंथेसिस पूरा नहीं होता। आवाज कट रही है बेटा मेरी? जी, डे लाइट प्रोसेस है बेटा ये। जी बेटा मोहम्मद, बिल्कुल सही कहा आपने। बेटा मेरी आवाज सही आ रही है? आसिफ आप देखिए, आपके पास कोई कंफ्यूजन होगा उसको सही कर लो। तो अब मुझे बताइए, ऑस्मोमीटर, किसी को कंफ्यूजन है इसमें? जी, जाइलम कहते हैं, स्टेम का नाम नहीं ले रहे हम इसको। ये रूट है, ये लीफ है, और ये जाइलम है, और ये फ्लोएम। बेटा अभी सारे बच्चे कह रहे हैं आवाज सही है। बेटा ऑस्मोमीटर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, प्रोसेस वही है। ये ई मंच ने लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कि किस तरीके से ये प्रोसेस प्लांट्स में होता है। जी मैं फिर रिपीट कर देता हूँ बेटा, और साथ में ये हमजा जिया का सवाल का जवाब भी कह देता हूँ। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर जब बराबर होगा तो प्रोसेस रुक जाएगा, लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर फर्क होगा तो प्रोसेस चलता रहेगा। ज्यादा स्टोर फूड होने की सूरत में कुछ नहीं होगा, क्या होगा? ये जो फनल टाइप है, ये एक्चुअली जो है ना, मीटर लगाया है कि मैनेज कैसे किया जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना बेटा, इसलिए अब हम कोई बहुत डिटेल वाला एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ रहे, इसलिए हम इसके तस्करा नहीं करते। इसको हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये कहीं सही हो रहा हो प्रोसेस और कहीं सही ना हो रहा हो। ठीक है, बायोलॉजी में आपको पता है ना, बहुत सी जगहों पर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इसको एहतियातन जो है वो यही इसी तरीके से कहा जाता है। तो ये ना फेमस हुआ है बेटा मंच हाइपोथेसिस के नाम से, फेमस इसी नाम से हुआ है ये। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, किसी को कंफ्यूजन है इसके अंदर? बेटा जल्दी से मुझे बताइए। बेटा ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके बताया ना, बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको बताया ना, कल बताया था ना कि भाई उसको जो था कि अगर एक रास्ता बंद हो जाएगा तो क्या होगा। सर ये जिसको थोड़ा समझ नहीं आया था ऑस्मोमीटर, वो उसको समझ में आ गया। मोहम्मद अशारिफ, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया।
यानी कि इसीलिए लीफ बाहर से ऐसे लगते हैं कि स्टैंड टॉल हो जाते हैं। जी जी, पानी आने की वजह से वो हो जाते हैं, टर्जिट रहते हैं। जनाब, और क्या सवाल आ गए? नहीं बेटा, वो इस्तेमाल नहीं किया गया, वो नहीं, वो जैसे ऑस्मोसिस में करते हैं उसमें वो वाला नहीं किया गया इसमें। ठीक है बेटा। नो फिर, अब जब हम ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया बहुत सारी नजरियात इसमें पेश किए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी मंच हाइपोथेसिस है, जिसको मास फ्लो, बल्क फ्लो भी कहते हैं या प्रेशर फ्लो भी कहते हैं। ई मंच ने 1930 में बताया कि उसके मुताबिक फ्रूट जो है लीफ से रूट तक जाती है और उसके बाद दूसरे स्टोरिंग पार्ट्स में चली जाती है, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं फ्रूट है और स्टेम है। इसको मास फ्लो कहते हैं। दिस फ्लो ऑफ सॉल्यूशन द सीव ट्यूब इज ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट है। हाँ बेटा, ये रूट के अंदर जाते हुए दिखा रहे हैं, रूट में जाते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है। कि रूट में स्टोर होने जा रही है। अब ये एक ही दिखा सकते थे ना, वैसे ये फ्रूट में भी स्टोर होती है और ये स्टेम में भी स्टोर होती है। अरे मेरे बच्चे, क्या हो गया तुमको? नौफिल, नाइन्थ में ऑस्मोसिस का प्रैक्टिकल नहीं किया था आपने? उसमें कहाँ कोई लिविंग चीज होती है? थिस्टिल फनल को लेके बीकर के अंदर उल्टा करके लगाते हैं, उसमें सेलोफिन की मेम्ब्रेन होती है ना, और प्योर वाटर को शुगर का सॉल्यूशन बना के उसमें पानी अंदर जाता है और लेवल ऊपर हो जाता है। भूल गए आप? ये आप सेकंड ईयर में भी करेंगे बॉटनी में। हाँ, तो आपको याद है, शाहजहान को याद है, नौफिल को याद नहीं है। तो यही वही चीज यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि शुगर उसमें डाल रहे हैं, फिर वो बता रहे हैं कि कैसे जाता है। समझ आ गया बेटा? तो लीफ जो है वो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनाएगी। उसकी वजह से मैंने आपको बताया ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मीजोफिल सेल्स जो लीफ के होंगे ना, जैसे ये इसको हम सो कॉल्ड लीफ कहा, मास फ्लो बहुत सारा अमाउंट बेटा मूव करता है, उसे मास फ्लो, प्रेशर फ्लो, बल्क फ्लो, बल्क का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो मीजोफिल सेल्स जो है फूड में टर्गर प्रेशर हो जाएगा। अब होगा क्या, मेसोफिल सेल रिलीज गेट वाटर फ्रॉम द नेबरिंग सेल। आपको बताया जाइलम से ये पानी ले लेंगे, और जब जाइलम से ये पानी ले लेंगे तो ये सेल जो है वो फूल जाएंगे। अब फूड भी इसमें बन रही है, पानी भी आ रहा है, तो फिर मेसोफिल सेल क्या करेंगे? सीप ट्यूब्स, जो फ्लोएम की ट्यूब्स होती हैं, टर्गर प्रेशर के जरिए उसमें चले जाएगा। तब हायर टर्गर प्रेशर दैट इज फ्रॉम लीफ सेल्स टू द रीजन ऑफ लोअर टर्गर प्रेशर। आपको पता है कि फ्लोएम में फूड कम होगी तो आखिर में वो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा उन जगहों पर जहां फूड स्टोर होगी। स्टोर जगह वालों को हमने क्या नाम दिया? सिंक। तो मास फ्लो ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो फ्लोएम में होंगे वो चलते चले जाएंगे। अब एक्स्ट्रा वाटर जो है वो तो जाइलम में चला जाएगा वापस, और जो सॉल्यूट है वो वापस जो है वो सॉल्यूट जो है वो उन जगहों पे चली जाएगी जहां फूड स्टोर होगी और कहीं इस्तेमाल हो रही होगी। ये फिर समझ लीजिए, ए को हमने लीफ कहा तो हम ये बता रहे हैं कि जी लीफ में फूड तैयार हो रही है। जब फूड तैयार हो गई तो वो सॉल्यूट है बेटा, और से समझने की कोशिश करो। सॉल्यूट है वो। तो सॉल्यूट का मतलब है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो ये पानी लेना शुरू कर देंगे पड़ोसी से। अब इसका पड़ोसी में यहाँ पे क्या दिखाया है? जाइलम। तो जाइलम से पानी आ रहा है, फूड ऊपर से आ रही है, नीचे से जाइलम से पानी आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा टर्जिट हो जाएगा और इसकी हालत बैंड हो जाएगी। तो वांट्स टू गेट रिड ऑफ, इसको यहाँ से निकालना चाहेगा। तो बहुत सारा पानी और बहुत सारी फूड फ्लोएम में आ जाएगी। अब फ्लोएम से ये जाती रहेगी रूट्स तक, और रास्ते में ये देती रहेगी। ये तरीका प्लांट में होता है, ये बताया।
और जो एक्सेस वाटर है वो जाइलम में वापस आ जाएगा। ठीक है, और ये फूड रूट में स्टोर हो रही है। टर्गर मीन्स तो बेटा सख्ती, बहुत दफा बताया, सख्त हो जाएगा ना। फूल के ऊपर मैं आपको हाशिम अली, आप बताएं आपकी पसंद की कोई चीज बनी है, डिश आपने खूब खाई और 2-3 कोल्ड ड्रिंक्स भी पी ली, आपकी हालत क्या होगी? हाँ भाई हाशिम, क्या हालत होगी आपकी? इतना खा लिया, अब आपसे चला भी नहीं जा रहा, कहते हैं यार अभी नहीं चल रहा है यार, रुक जाओ, तो हाजमुला खाना पड़ेगा। तो वो टर्जिट कंडीशन हो जाती है, पेट पे हाथ रखे, पेट सख्त हो रहा है। ठीक है ना, फिर कुछ अरसे के बाद वो जाके मतलब डिजोल्व होगा, हजम होना शुरू होगा तो सही होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें से ये पानी टर्गर प्रेशर की वजह से फिर कम में जाता है। हाँ वॉमिट हो सकती है, लेकिन मैं वॉमिट का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तो अब एनीबॉडी हैज एनी कंफ्यूजन अबाउट द मंच हाइपोथेसिस बेटा? किसी को इसमें कंफ्यूजन है? वो तो कहता वही है जो पिछली क्लास में हमने बताया, लेकिन वो एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए दिखा रहा है हम, कि इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए जैसे काम करते हैं, क्योंकि देखे ना, प्लांट के अंदर आप देख नहीं सकते कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है ना, प्लांट में आप देख नहीं सकते, तो उसको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए शो किया गया कि ऐसे होता है प्लांट में काम। और वाकयतन ऐसे ही होता है, इसीलिए हाइपोथेसिस या थ्योरी कह देते हैं, लॉ नहीं बनाते। आइए बेटा, अब आइए ट्रांसपायरेशन की बात कर ले। आप देखिए, लफ्ज ट्रांसपायरेशन हम किसे कहते हैं? जब लॉस ऑफ एक्सेस वाटर in the form of water vapors from the aerial parts of the plant is known as transpiration. The removal of excess water from the aerial parts of the plant in the form of water vapors known as transpiration. इसे हम transpiration कहते हैं। पानी जो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, जड़ों से पत्तों तक जाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा, इजाफी पानी, तो वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ये तो है डेफिनेशन। अब अगर आप में से किसी बच्चे को डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ, फिर बता रहा हूँ। द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स नॉन एज ट्रांसपायरेशन, इसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन 3 तरह के होते हैं, ये देख लीजिए बेटा। टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन 3 तरह के होते हैं: क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन और स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन। ये देखिए बेटा, ये आपको लीफ नजर आ रही है, लीफ के साथ ये ऊपर एक लेयर नजर आ रही है, ये लेयर नजर आ रही है। ये क्यूटिकल है, एक वैक्सी लेयर है। ये नेचर ने इसलिए बनाई है कि पानी बाहर ना निकल जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ पानी क्यूटिकल से निकल जाता है, एवापोरेट हो जाता है। तो एवापोरेशन की वजह से हम कहते हैं इसको क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। लेकिन अगर ये क्यूटिकल नहीं होती तो बहुत सारा पानी इससे जाया हो जाता, निकल जाता, विच इज नॉट गुड, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पानी इससे निकल जाता है। ये लीफ के ऊपर होता है ना बेटा, ये रहा, ये देखिए नजर आ रहा है आपको ग्रीन कलर का, ये नीचे भी, ये नीचे दोनों तरफ है, इससे कुछ ना कुछ पानी निकल जाता है, कुछ ना कुछ। तो ऐसी ट्रांसपायरेशन जो क्यूटिकल से होती है उसे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इसी तरीके से पुराने दरख्तों में जो छाल होती है, जिसे बार्क कहते हैं, अंग्रेजी में, उर्दू में छाल कहते हैं, अगर वो फट जाए और उसके अंदर मौजूद कॉर्क की टिश्यूज फट जाए,
उसके अंदर मौजूद कॉर्की टिश्यूज फट जाएं तो होता यह है कि उसमें सुराख हो जाते हैं। ये देखिए, ये सुराख आपको नजर आ रहे हैं, ये सुराख बन जाते हैं। ये इन सुराखों से पानी बाहर आ जाता है। इन सुराखों से पानी बाहर आ जाता है। क्या चीज बेटे? जी जी, क्यूटिकल जो है एपिडर्मिस के ऊपर होती है, असल में लीफ के ऊपर होती है, लीफ की लेयर से। तो जो वैक्सी लेयर होती है वो क्यूटिकल कहलाती है, उससे जो पानी निकलता है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहलाता है। और जो पुराने दरख्तों में जो सुराख हो जाते हैं उनसे जो पानी निकलता है वो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहलाता है। उसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में मिला के तकरीबन 3 to 10% ऑफ द टोटल ट्रांसपायरेशन होता है बेटा, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर। सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन जो होता है बेटा वो स्टोमेटा के जरिए होता है, थ्रू स्टोमेटा। नहीं, यंग प्लांट में सुराख कम होंगे बेटा। झुर्रियां कहाँ पड़ी होंगी यंग प्लांट में? जवानों में झुर्रियां होती हैं खाल पे या बुढ़ापे में होती हैं? ठीक है बेटा, अब आइए स्टोमेटा की बात कर लें। एक को स्टोमा कहते हैं, एक से ज्यादा को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटाज टेक्निकली गलत लफ्ज है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं स्टोमेटाज। स्टोमा सिंगुलर है, स्टोमेटा प्लूरल है। लीफ में छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं बेटा, खास तौर पर डाइकॉट में, लोअर एपिडर्मिस में। ऐसे सुराख देखिए नजर आ रहे हैं आप। ऐसा एक सुराख, बहुत सारे होते हैं, ऐसा एक सुराख होता है। इन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। और ज्यादा, सबसे ज्यादा एवापोरेशन यहीं से होती है। नहीं, सब में होती है, सब में होती है। हाँ बेटा, दिखा रहे हैं प्रीवियस स्लाइड, ये लीजिए। नोफिल सब में होगा बेटा, देख लिया बेटा। जी, अब देखिए जरा, इसकी शक्ल देख लीजिए। ये जो आपको स्ट्रक्चर, पोजीशन चेंज होती है बेटा। डाइकॉट में लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, और मोनोकॉट में दोनों, अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों में होते हैं स्टोमेटा। डाइकॉट में जो है वो लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर शाहजान? अच्छा, अब ये देख लीजिए, ये गार्ड सेल्स जो है इसके, ये बीन शेप्ड होते हैं या किडनी शेप्ड होते हैं। और इसके दरमियान जो सुराख है ये स्पिंडल शेप होगा या एलिप्टिकल होगा। और इन दोनों में, जैसे ये सुराख जो है ये स्टोमेटल अपर्चर कहलाएगा, और ये गार्ड सेल, ये दोनों मिलकर एक स्टोमा बनते हैं। ये दोनों मिलकर एक स्टोमा बनते हैं। एलिप्टिकल का मतलब स्पिंडल, और स्पिंडल का मतलब होता है दरमियान से चौड़ा और किनारों से नोकीला। ठीक है बेटा। नहीं, वैक्सी लेयर स्टोमेटा के ऊपर नहीं होती ना बेटा। ये देखिए, ये सुराख नजर नहीं आ रहा है आपको? जी जी, ओपन क्लोज भी होता है, अभी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। ये देख लीजिए बेटा प्रीवियस स्लाइड।
अच्छा, अब जरा गौर कीजिए कि किस तरीके से पानी इनका निकलता है। और ये एक सवाल आया, यशरफ सैयद, क्या नाम है इनका, समीर का सवाल है कि डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होते हैं। तो बेटा, जी बेटा, बिलाल, अपर्चर से, सुराख से होती है। समीर बेटा, आप ये समझ लीजिए कि जिस सीड में एक सीड लीफ होती है वो मोनोकॉट कहलाता है, जिसकी एग्जाम्पल चावल, गंदम, गन्ना और घास है। और जिसमें दो सीड लीव्स होती हैं उन्हें डाइकॉट कहते हैं, जिसकी एग्जाम्पल बहुत सारी हैं। लेकिन चना ले लें आप, चने को खोलें तो उसमें दो सीड लीव्स होते हैं। मटर को खोलें तो उसमें भी दो सीड लीव्स होते हैं। मूंगफली को खोलें तो उसमें भी दो दाने आपको नजर आते हैं। तो ये सब क्या है? डाइकॉट है। तो मोनोकॉट और डाइकॉट की एनाटॉमी में थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि मोनोकॉट प्रिमिटिव होते हैं, डाइकॉट जो है वो थोड़े से एडवांस होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम इन दोनों के दरमियान फर्क नहीं पड़ रहे हैं, ये तो एक सवाल पूछा था, किसने पूछा था पता नहीं, तो मैंने जवाब दे दिया था। ये हमारा मौजू भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे हम। ये सवाल किसने पूछा था कि मोनोकॉट में और डाइकॉट में? तो समीर, आपको समझ में आ गया होगा मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होते हैं। चलिए, क्लास हम दोबारा शुरू कर रहे हैं 2 मिनट बाद, ठीक है बेटा। तो यहाँ ये मीजोफिल सेल है, यहाँ से पानी, और मीजोफिल सेल से जब पानी लेगा, जब ये यहाँ से पानी ले लेगा बेटा, मैं ऑस्मोटिक प्रेशर अभी समझा देता हूँ। आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मगर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा ना मेरे बच्चे। देखिए, जब एयर स्पेस से पानी बाहर निकला तो एयर स्पेस में पानी कम हो गया। पानी कम होने का मतलब है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। हमेशा याद रखिएगा, जब पानी कम होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये पीछे वाले सेल में पानी ज्यादा है, तो वो वहां से पानी इसमें आ जाएगा। अब पीछे वाले सेल में पानी कम हो गया तो इसका रास्ता है मिडरिप से। मिडरिप में जाइलम मौजूद है, जाइलम से पानी ले लेगा। जब जाइलम में थोड़ा पानी कम हुआ तो वो जाइलम के पिछले सेल से लेता हुआ और एट द एंड स्टेम के जाइलम से लेगा। स्टेम के जाइलम में पानी कम होगा तो वो फिर रूट के जाइलम से लेगा। वो पूरा रास्ता जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, इसमें हम सिर्फ ऊपर का मौजू बात कर रहे हैं, पूरे नीचे तक रास्ता नहीं बताना चाह रहे। ठीक है ना, हर केस में यही होगा। हाँ, वो मैं अभी करता हूँ बेटा। ठीक है ना, अब आपके समझ में आ गया। तो इस तरह स्टोमेटा से पानी बाहर निकल जाए। हम ये कहते हैं इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट। और ये लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, ये देखिए, यानी पत्ते की जो एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं पिछले डायग्राम में भी कि इसकी गार्ड सेल्स हैं जो किडनी शेप है या बीन शेप है। इसके अलावा इसमें एक सुराख भी होता है जिसे हम स्टोमेटल पोर कहते हैं। अब स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ना, यानी स्टोमेटा खुलेगा और बंद होगा, तो उसकी सख्ती पर है। अगर गार्ड सेल सख्त हो जाएंगे तो स्टोमेटा खुल जाएगा, और अगर गार्ड सेल्स नरम हो जाएंगे तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। ठीक है। जब सख्ती बढ़ती है तो बाहर वाली पतली दीवार जो है ना वो खिंच जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से ये खुल जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा, आपने देखा होगा जो हिंदू मजहब के लोग होते हैं वो सलाम करने के लिए हाथ जोड़ते हैं, जिन्हें हम नमस्ते कहते हैं, पता है आपको? यू नो अबाउट इट? हाँ।
अब आप हाथ जोड़ के जरा सा तवज्जो चाहूंगा बेटा, अब आपकी हाथ जोड़ के, आप नमस्ते मत कीजिए, आपकी मर्जी है। आप हाथ जोड़ के पीछे की तरफ दोनों हाथों को खींचें, किनारों से जुड़ा रखें और बीच से स्पेस दे दें, तो आप देखिए खुल जाएगा हाथ। जैसे सुराख सा बन गया एक बड़ा। बस यही गार्ड सेल्स भी ऐसे ही काम करते हैं। और जब इनमें से टर्जिडिटी खत्म हो जाती है सख्ती, तो ये जुड़ जाते हैं आपस में, नरम हो जाते हैं। अब मुझे बताइए, कोई कंफ्यूजन है आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग और स्ट्रक्चर में? समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। बेटा क्यूटिकल स्टोमेटा के ऊपर होगी, मगर सुराख के ऊपर नहीं होती। ये देखिए ना, ये सुराख नजर आ रहा है बेटा आपको? ये सवाल बेटा दोहराया तो अभी उर्दू में। हाँ, ये पहली ही स्लाइड है बेटा, उर्दू में तो दोहराया बेटा मैंने आपको, और कैसे दोहराया? और ये कौन कह रहा था क्यूटिकल इसके ऊपर होती है? तो वो ये नजर आ रहा है बेटा आपको? ये सुराख नजर आ रहा है? कौन है ये? नौफिल। नौफिल बेटा नजर आ रहा है? हाँ, होल जो नजर आ रहा है। नहीं, ये जो आपको, ये देखिए, मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ, ये देखिए, ये पोर नजर आ रहा है आपको? क्यूटिकल इसके ऊपर है, इधर है क्यूटिकल, यहाँ नहीं है क्यूटिकल। ये देखिए, ये सुराख नजर आ रहा है। अब आ रहा है बेटा? मैंने स्क्रीन बड़ा किया है, लग रहा है ना कि गड़े हैं यहाँ पे, सुराख है। ओके, चलिए। अब और दिवाज क्या इशू है बेटा? अब आपका जल्दी से बताइए दिवाज। हमजा जी, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया? दोनों जल्दी से मुझे जवाब दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। उर्दू में तो बताया था मेरे बच्चे, क्या चीज उर्दू में बता दूं? कौन सा वाला टॉपिक? ये वाला? ये पेज जो इस वक्त है? तो ये अभी तो बताया था उर्दू में, मैंने बताया था पत्ते की जो एपिडर्मिस होती है, उसमें छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इसमें दो किडनी शेप या लोबिया के बीच की शक्ल के सेल्स होते हैं जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना सख्ती पर, गार्ड सेल की सख्ती पर इंहिसार करता है। जब गार्ड सेल्स या मददगार सेल नरम हो जाते हैं तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, और जब सख्ती बढ़ती है, टर्जिडिटी बढ़ती है, तो बाहर की पतली दीवार जो होती है वो खिंच जाती है बाहर की तरफ। इससे स्टोमेटा खुल जाते हैं। अब मुझे बताइए बेटा, अब कोई कंफ्यूजन है दिवाज? इससे ज्यादा उर्दू में बताऊंगा तो आपको उर्दू में समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ आया? दिमाग समझ में नहीं आया बेटा? आ गया, अच्छा। चलो, चलिए हम अब आगे चलते हैं। जी बेटा। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो खुलने और बंद होने की बात करते हैं, दो अवामिल हैं बेटा इसमें। दो फैक्टर्स हैं, एक लाइट और एक कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। अब देखिए, ये पॉइंट है कि हमने आपको बताया कि मुझे सेल वो टर्जिड हो जाएंगे ना, सख्त हो जाएंगे तो खुल जाएंगे, लेकिन सख्त होंगे कैसे? ये एक सवाल
पैदा होता है ना बेटा, सख्त होंगे कैसे? तो देखिए होता क्या है कि जब रोशनी, टर्जिट उसे ही तो सख्त कहते हैं, वही होने जा रहा है। रुकिए सुनिए, जब गार्ड सेल सेल है ना, उसमें जब रोशनी पड़ती है, क्योंकि गार्ड सेल में क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो आप मुझे बताइए अगर गार्ड सेल में क्लोरोफिल है और उसमें रोशनी पड़ेगी तो वो क्या करेगा? जल्दी से कौन बताएगा मुझे? गार्ड सेल में मूव करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। शाहजहान बिल्कुल सही है। फूड बनाएगा, बिल्कुल सही है। रोहान बिल्कुल, बिल्कुल सही है। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, बस बस, थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू। मुझे ये बताइए जब फूड बनेगी तो वो सॉल्वेंट होगी या सॉल्यूट होगी? सॉल्यूट होगी। सॉल्यूट होगी तो प्लांट में क्या जाएगा? सॉल्यूट होगी बेटा, सॉल्वेंट नहीं होगी, जिसने लिखा गलत लिखा। सॉल्यूट होगी तो सेल में क्या जाएगा और इसका क्या बढ़ जाएगा? जब सॉल्यूट होगी तो उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा और उसमें क्या जाएगा? ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही है मोहम्मद। पानी जाएगा। जब पानी जाएगा तो सेल कैसा हो जाएगा? टर्जिड होगा कि नहीं होगा? टर्जिड होगा तो स्टोमेटा खुलेंगे कि बंद रहेंगे? ओपन होंगे। और जब खुल जाएंगे, बिल्कुल सही है, सब सही बता रहे हैं। अब मुझे बताओ जब रात हो जाएगी तो क्या होगा? क्यों बंद हो जाएंगे? क्या नहीं आ रही होगी? लाइट नहीं आएगी तो फूड नहीं बनेगा। फूड नहीं बनेगा तो पानी अंदर नहीं आएगा। अब पानी अंदर नहीं आएगा तो सेल टर्जिड नहीं होंगे। बिल्कुल सही है। दैट्स इट। अब मुझे बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी एक बच्चे को कोई कंफ्यूजन है? ये तो आपने खुद बताया, मैंने तो पढ़ाया ही नहीं आपको। लो, अबे दिमाग, चलो लिखा हुआ बता देते हैं। रोशनी स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। स्टोमेटा दिन की रोशनी में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। गार्ड सेल जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, रोशनी की मौजूदगी में फूड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही उसमें शुगर बनती है, ऑस्मोटिक प्रेशर गार्ड सेल्स का बढ़ जाता है तो पानी उसमें दाखिल होता है। और एंडोस्मोसिस की वजह से जो पड़ोसी खलियात से पानी दाखिल होता है, इनकी टर्जिडिटी यानी सख्ती बढ़ जाती है और ये खुल जाते हैं। जब रात नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता, तो जो पानी ज़्यादा होता है वो बाहर निकल जाता है, एग्जॉस्मोसिस हो जाता है और उसके नतीजे में प्रेशर कम हो जाता है। जो ही प्रेशर कम होता है तो गार्ड सेल सिकुड़ जाते हैं और सुराख बंद हो जाता है। ठीक है। अब सैयद समीर का फिर एक सवाल आ गया, कुछ पत्ते का कलर लाइट ग्रीन होता है, कुछ का डार्क ग्रीन क्यों होता है? बेटा जो यंग पत्ते होते हैं अमूमन वो एक ही कलर के होते हैं, ग्रीन, लाइट ग्रीन। लेकिन ये देखिए, ये जो बड़े पत्ते होते हैं ना, खासतौर पे डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट की बात नहीं कर रहा, ग्रास की बात नहीं कर रहा, ये देखिए गंदुम का पत्ता नहीं, इसमें देखिए लाइन से ऊपर की तरफ जुड़े हुए हैं, डार्क कलर ग्रीन, जुड़े हुए हैं आपस में, तो पहली सेट बना रहे हैं। इनके जुड़ने की वजह से ऊपर का कलर ज्यादा डार्क हो जाता है। और नीचे वाला जो है ना पत्ता, अगर आप देखें, आम का पत्ता देखिए, नीम का देखें, तो ऊपर जो है वो डार्क कलर होगा, नीचे जो स्कैटर्ड है वो लाइट ग्रीन होगा। ठीक है बेटा। जी बेटा, और किसकी
तो अब आपके समझ में आ गया, आगे चले। लाइट फैक्टर भी समझ में आ गया। अब एक और फैक्टर है इसमें बेटा, वह है कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। इसी तरीके से कुछ प्लांट्स में, जंगल में होंगे, सब में नहीं, ये तो तकरीबन सब में होता है लाइट वाला। कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है, हाँ वो जॉइंट भी है, दूसरे वहां पे स्टोमेटा भी नहीं होते ना बेटा। तो सॉल्यूट का पोटेशियम जो है सॉल्यूट है, वो पड़ोस के सेल से जैसे ही गार्ड सेल्स में दाखिल होगा तो सॉल्यूट, आपको पता है सॉल्यूट बढ़ गया। जो ही सॉल्यूट बढ़ेगा पानी इसमें दाखिल हो जाएगा, और जब पानी दाखिल होगा तो उसी तरीके से ये खुल जाएंगे। और जब स्टोमेटा की जरूरत नहीं रहेगी, सॉरी पोटेशियम की जरूरत नहीं रहेगी, तो पोटेशियम इसमें से निकल जाएंगे। तो ये दोबारा पानी इसमें नहीं आएगा, और जो इसमें पानी था वो भी निकल जाएगा, तो ये दोबारा बंद हो जाएंगे। तो बात वही है, लेकिन वहां रोशनी के जरिए पानी आ रहा है, यहाँ पोटेशियम आयन के जरिए पानी आ रहा है। लाइट वाला समझ में आया समीर? एक्यूमुलेशन का मतलब जमा होना। मैं पढ़ के बता देता हूँ। बांस पौधों में गार्ड सेल की जो शक्ति है, हाँ वही समझा रहा हूँ। गार्ड सेल की शक्ति जो है वो पोटेशियम आयन के की मिकदार, ज्यादा मिकदार की वजह से होती है। दिन में, अब जहां रोशनी नहीं पहुंचती जिन प्लांट्स में, वहां की बात हो रही है। दिन में गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयन इर्द गिर्द के सेल से दाखिल हो जाता है, और इनके जमा होने की वजह से, हाँ इनके जमा होने की वजह से गार्ड सेल खुल जाते हैं। क्योंकि गार्ड सेल एपिडर्मल से पानी ले लेते हैं, तो ये सख्त हो जाता है, और जब इसमें पोटेशियम आयन की जरूरत नहीं रहती तो फिर स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। डायग्राम तो सिर्फ समझाने के लिए ये बताइए कि इसमें पोटेशियम आयन आ रहा है, देखिए पोटेशियम आयन आया, उसके हवाले से दिखाया है बस। आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मत बनाए डायग्राम, ठीक है। हाँ, अब है ट्रांसपायरेशन किन अवामिल के तहत होता है। जी बेटा, टर्जिडिटी की वजह से ओपन होगा। पानी लेने के लिए बेटा, ओपन करने के लिए, क्योंकि वहां पर रोशनी नहीं पहुंच रही, तो पोटेशियम आयन के जरिए करते हैं। दो फैक्टर ये इम्तिहान में पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में। ओपन करने के लिए बेटा, ओपन करने के लिए हर क्यों का जवाब यही होता है ना। आप खाना क्यों खाते हैं? क्या जवाब देंगे? आप खाना क्यों खाते हैं नौफिल मोहम्मद, जिन्होंने पूछा है? खाना इसलिए खाते हैं कि आपको एनर्जी मिले, इसलिए तो नहीं खाते हैं कि जबान का जायका मिले, वो एक अलग बात है। अल्लाह मैंने उसको जायका भी रख दिया है। मैं आपको पता है ना, स्पेस में जो लोग जाते हैं वो तो टैबलेट्स खाते हैं सिर्फ, उसमें तो कोई जायका नहीं होता, लेकिन एनर्जी होती है। हम तो बहुत सारी चीजें जायके के लिए खाते हैं। अभी आप अपने जहन में सोचे खाने, तो मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा आपके। तो हर काम की मसलहत होती है। इसकी मसलहत क्या है कि पोटेशियम आयन आएगा। अब उस इलाके में देखिए, हर इलाके के हिसाब से होता है ना, उस इलाके के। अच्छा बेटा, अफान अफरीदी बिल्कुल बताएंगे। अब जैसे जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, आमतौर पर
उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इस लिहाज से अच्छा होता है कि वो ज्यादा ऑक्सीजन एक वक्त में इंगल्फ करते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम मिलती है एक वक्त में, तो सांस लेने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। इसीलिए जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं। पिंक कलर होना उनकी मजबूरी होती है। जो प्लेन एरियाज के होते हैं पंजाब के इधर के, ये सफेद रंग के होते हैं। जी, ड्यू टू हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उनको ज्यादा ऑक्सीजन एक वक्त में चाहिए होती है। सिंध के तो बेटा गोरे वगैरह जो होते हैं सादे होते हैं, मतलब सफेद होते हैं। जी बेटा, बिल्कुल शाहजहान, क्या बात है। बर्ड्स में इसीलिए होता है अच्छा कि उसको भी ऐसी जरूरत होती है। अब आइए फैक्टर्स ऑफ ट्रांसपायरेशन की हम बात करने जा रहे हैं। तो लाइट ट्रांसपायरेशन पे इफेक्ट करती है, टेम्परेचर ट्रांसपायरेशन पे इफेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी ट्रांसपायरेशन पे इफेक्ट करती है, विंड ट्रांसपायरेशन पे इफेक्ट करती है, अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर ट्रांसपायरेशन पे इफेक्ट करता है। अब लाइट जब पड़ती है, ज्यादा लाइट पड़ती है तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है, क्योंकि हम सबको पता है कि लाइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का एक फैक्टर भी है। और रात में क्योंकि स्टोमेटा बंद होते हैं, रोशनी नहीं होती, तो ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाता है, बल्कि ना होने के बराबर। जो जो रोशनी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ता है। तो इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि रोशनी बढ़ेगी तो ट्रांसपायरेशन भी बढ़ेगा। तो लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन। समीर बेटे, ये आप कहाँ कहाँ से सवाल निकाल के पूछ रहे होते हो, हमारा टॉपिक बीच में रह जाता है मेरे बच्चे, ये सही नहीं है। ये तो जब आप चैप्टर 9 पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा, मुझसे पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो आपकी फिजिकल क्लास में होगा, जैसे कि मेरा ख्याल है सेंटर अब खुल जाएंगे इंशाल्लाह। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये होता है कि स्पोरोफाइट कन्वर्ट इनटू गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट अगेन कन्वर्ट इनटू स्पोरोफाइट। ठीक है, तो अभी इस वक्त आप ये पढ़ रहे हो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ रहे हो मेरे बच्चे, ये बताओ। हाँ, ऑनलाइन ऑप्शन तो रहता है। समीर, ए सेक्सुअल कन्वर्ट इनटू सेक्सुअल, सेक्सुअल अगेन कन्वर्ट ए सेक्सुअल, ये भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ठीक है, क्या कहा इकबाल, क्या पूछ रहे हैं आप? क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने बेटा, हमको समझ नहीं आया। अब इसी तरीके से टेम्परेचर बेटा बढ़ता है तो ट्रांसपायरेशन भी बढ़ जाता है। जितनी गर्मी बढ़ेगी ट्रांसपायरेशन ज्यादा होता चला जाएगा। और जो ही बेटा, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको बताएगी, लेकिन जैसे कि अंदाजा हो रहा है, एक रिपोर्ट आई है कि 18 तारीख से खोल रहे हैं सब, 18th ऑफ जैन से, तो मोस्ट प्रोबेबली 18 से खुल जाएंगे। ठीक है, यानी एक हफ्ते के बाद मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन जाहिर सी बात है, डिसीजन तो एडमिन लेगा ना, सेंटर का या शहर का या कुछ जो भी है। तो ट्रांसपायरेशन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों फैक्टर्स में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जाहिर सी बात है। अरे मेरे बच्चे, अभी बता रहे हैं जालिब, जीरो फाइट पे कहाँ जंप मार दी, और रात को ट्रांसपायर नहीं करते वो।
बेटा सवाल पूछते रहेंगे तो कभी भी खत्म नहीं होगा फन। तो जाहिर सी बात है इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है ना? क्योंकि आपकी क्लास में सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। वो ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, तो स्लो हो जाता है प्रोसेस। अब टेम्परेचर भी आपके समझ में आ गया। अब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी कितनी है? अब देखिए आज कराची में कितनी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है पानी में नमी कितनी है। तो आप अगर अपने वेदर कंडीशन देखें तो कराची में इस वक्त जो ह्यूमिडिटी है बेटा, वो 26 है, बहुत अच्छी है। फिर भी अभी पिछले हफ्ते तक 11 थी। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के ह्यूमिडिटी कम होगी तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमिडिटी एंड ट्रांसपायरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा लाइट बढ़ती है तो ट्रांसपायरेशन बढ़ जाता है, लाइट कम होगी तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा, और इसीलिए रात में ऑलमोस्ट ट्रांसपायरेशन नहीं होता। सही है? अब इसी तरीके से अगर हवा तेज चल रही होगी, विंड बहुत तेज होगी, तो पानी पौधे के पास से, दरख्त के पास से तेजी से एवापोरेट हो जाए। जो ही पानी बाहर निकलेगा, जगह स्पेस खाली हो जाएगी तो पौधे से पानी और बाहर निकल। इसका मतलब क्या हुआ? विंड, स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो ट्रांसपायरेशन को तेज करती है। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा अगर तेज चलेगी तो ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होगा। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी समीर, आपका सवाल है। और सर अगर देखा जाए तो जितनी लाइट होगी उतना ही टेम्परेचर होगा। ह्यूमिड एयर का मतलब होता है, हाँ बेटा वो लिखना असल में भूल गए, आज मैं लिख लूंगा इंशाल्लाह, तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा। ये देख लीजिए बेटा, पहली वाली स्लाइड देख ली? आइए, ह्यूमिड एयर बताया ना बेटा, नमी जिसमें होती है, ऐसी हवा जिसमें नमी होती है। तो जिसमें नमी होगी वो जाहिर सी बात है पौधे से पानी कम निकलेगा ना, ऑलरेडी पानी मौजूद होगा। इससे भी पहले वाली, ये वाली। एक सवाल था, जब रैन हो, अरे तो बता रहे ना बेटा, बता रहे हैं, यही आपके सवाल का जवाब देते हैं। तो ये हो गया बेटा। अब देखिए, अ, असल में जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है ना, तो वही बारिशों के जमाने में आप कपड़े सुखाते हैं, धूप में डालते हैं सुखाने के लिए? नहीं सुखाते, इसलिए कि माहौल में जब पानी ज्यादा होता है तो
पौधे से पानी बाहर ही नहीं निकलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब माहौल में पानी ज्यादा होगा, धूप नहीं होगी, तो कपड़े सूखेंगे कैसे? हाँ। ओहो। और अगर नमी बहुत हो तो बहुत देर लगेगा ना बेटा, तो हम उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं। धूप होगी, हवा तेज होगी, देखें कपड़े कैसे सूख जाते हैं। आप सी साइड पे जाइए, पूरे आप गीले होके आते हैं, थोड़ी देर में आप खुश्क पड़े हुए होते हैं। बेटा ह्यूमिडिटी की स्लाइड यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, अब लिख के इसमें लगा देंगे, कल दिखा देंगे, ठीक है? अरे बेटा प्रीवियस स्लाइड दिखाते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे ये बताइए। मुझे ये बता दीजिए, आप लोग आज तमाम बच्चे के इतना स्लो आप लोग चल रहे हैं, आप अगली वाली क्लास जो है वो तकरीबन चैप्टर जो है आज आधे ज्यादा हो जाएगा उनका, और आपका भी जोलॉजी पोर्शन भी नहीं शुरू हुआ। ठीक है चलिए, मैं क्योंकि मना नहीं करता किसी को, क्योंकि आपकी आप ही के लिए क्लास सजाई जाती है, तो आप जैसे जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। इसी तरह अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर है बेटा, पानी आमतौर पर जमीन में जितना होगा उतना ही एवापोरेट होगा, कम होगा तो कम एवापोरेट होगा, ठीक है? उतना ही ट्रांसपायरेशन उसके लिहाज से चलेगा। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन यानी एडवांटेजेस क्या है? ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या है बेटा, ये तो आप लोगों के लिए तो क्लास है, आपके समझ भी नहीं आएगा तो फायदा क्या होगा फिर? क्लास मैंने अपने लिए थोड़ी बनाई है, मुझे तो पता ही है सब। कोशिश करके आपको समझ में आए ऐसे होना चाहिए, ठीक है? चले आगे चलते। लेकिन मैं आपसे इसलिए सिर्फ ये कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, तो जब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात करते हैं, पानी डिपेंड करता है रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल एंड द प्लांट, यानी सॉइल में जितना पानी है और कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। जब ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा तो जड़ें ज्यादा पानी जमीन से एब्जॉर्ब करेंगी। फिर आपको पता है कि ट्रांसपायरेशन के से फायदा क्या होता है? एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं, उससे सेल्स जो है वो रप्चर नहीं होते। उससे ये होता है कि प्लांट कूल डाउन हो जाता है गर्मियों में खास तौर पर। फिर इस प्रोसेस के जरिए ही मिनरल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं। फिर एसेंट ऑफ सैप, यानी ट्रांसपायरेशन ही की वजह से एसेंट ऑफ सैप भी मुमकिन होता है, वरना एसेंट ऑफ सैप नहीं होगा। लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। पहला नुकसान तो यह है कि इतना सारा पानी जमीन से पत्तों तक पहुंचाने में बहुत तवानाई इस्तेमाल होती है। इतनी ज्यादा तवानाई जो है वो बेकार होती है। आप 10 मंजिल पे रहते हैं, आपको घर वालों ने कहा एक पानी लेके आओ, आप एक बाल्टी पानी ले गए, घर वालों ने सिर्फ एक डोंगा पानी लिया, बाकी पानी आपका बच गया, वो आपने क्या करेंगे? जाया करेंगे ना। आपकी एनर्जी कितनी खर्च हुई होगी जल्दी से बताए ना कोई, और आपकी हालत क्या हो रही होगी उस वक्त? बात समझ में नहीं आई किसी को? हेलो? बात समझ में नहीं आई। अम्मार बेग, आप 10वीं मंजिल पे रहते हैं फर्ज करें, हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि और क्यों हो जाएगी हालत ज्यादा खराब? क्योंकि सिर्फ एक डोंगा पानी लिया है, इतनी एनर्जी आपने खर्च कर दी। यही प्लांट के साथ मामला है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि 90% पानी प्लांट निकाल देता है, सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है।
इसी तरह बहुत सारा पानी जमीन का आप जाया कर रहे हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जमीन में पानी कम होता है, फिर भी प्लांट जो है वो ट्रांसपायर कर रहा होता है, तो पौधे के मरने का खतरा हो जाता है, पौधा मर भी सकता है। फिर जो डेजर्ट प्लांट्स है, जी बेटा सिर्फ 10%। जो डेजर्ट प्लांट्स है, जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, वो उनको अपने अंदर चेंजेस लानी पड़ती हैं। ये किसी ने सवाल पूछा था ना कि सहराई पौधे फिर क्या करते हैं? उनको अपने अंदर चेंजेस लानी पड़ती हैं। उनकी लीव्स जो हैं वो स्पाइन बन जाती हैं। देखिए मैंने यहाँ पर उसकी डायग्राम भी दिखाई है आपको। ये कैक्टस बना हुआ है ना, ओपनशिया कैक्टस। बेटा एक मिनट, ये ओपनशिया कैक्टस, ये सारी चीजें बनी हुई, ये स्पाइन भी है इसके। ये स्पाइन जो है ये एक्चुअली लीफ है। तो जब लीफ का काम जो है वो फोटोसिंथेसिस है। अब लीफ तो कांटा बन गया, तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। यू गेट माय पॉइंट बेटा? डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, इसी को हम नेसेसरी इविल कहते हैं। हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल का मतलब है कि लाजमी तौर पर ये सारे काम करता है। अब देखिए पिछली स्लाइड्स आप देख ले। जी बेटा, प्लांट ग्रोथ भी इफेक्टेड होगी। ये हमने, मैं सारी स्लाइड्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से पढ़ना शुरू किया था, यहाँ से। तो ये पहली स्लाइड है बेटा, ये दूसरी स्लाइड है, ये तीसरी स्लाइड है। बेटा चैप्टर 7 तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन 8 नहीं दिखा पाएंगे, देखते हैं, क्योंकि करंट जो टॉपिक है वो तो कवर होना चाहिए ना बेटा। नहीं बेटा, डायग्राम नहीं बनानी, इसे समझाने के लिए आपको बताया है। ये देख लीजिए, ये हो गया बेटा यहाँ तक। अब मैं आपको चैप्टर 7 दिखा देता हूँ। अब वो फरमाइश हो रही है कि जी बेटे क्या है, टाइम नहीं है, पहले मुझे दिखाने दे। ये टाइटल पेज है बेटा, देख लीजिए जल्दी से। देख लिया? अब ये देख लीजिए बेटा, एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज के साथ वेरी शॉर्ट। अच्छा ये जो है, ये याद रखिएगा बेटा कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा बिखरा हुआ। एक तरफ हम बात कर रहे हैं एक सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं व्हेल की। एक तरफ हम छोटे से स्पंज की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम बात करते हैं इंसान की। एक तरफ हम एल्गी की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम बड़े प्लांट की। लॉन्ग लॉन्ग दिखाई नहीं जाते बेटा, लॉन्ग तो याद किए जाते हैं नोट्स में जो होते हैं। सारी पकी पकाई खीर लेनी है दिमाग, कुछ खुद भी तो करो। अल्लाह हाफिज बेटे। बेटा कल चैप्टर 12 का पहली क्लास में हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे, फिर दूसरी क्लास में चैप्टर 12 को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो उसमें सब कुछ दिखा देंगे आपको, स्लाइड्स दिखाते रहेंगे, उसमें बताते रहेंगे। अगर आज पढ़ना जरूर है आप लोगों को। ये देखिए बेटा, ये जोलॉजी पोर्शन शुरू हो गया, उसका रीजनिंग है। ये नॉन रीजनिंग है। जी बेटा, ये हो गया, अब टाइम खत्म हो गया है।
चैप्टर 8 फिर हम आपको कल दिखाने की कोशिश करेंगे, वरना अगले हफ्ते में आपका 8, 12, 13, 10, 12, 13 सब दिखा देंगे, हो जाएगा। ठीक है बेटा? बेटा वो अब कल पूछ लेना, क्योंकि अभी तो टाइम खत्म हो गया। चैप्टर बैकवर्ड दिखा दें, टाइम नहीं है, जा रहा है। ये देखिए, ये यहाँ तक है। ठीक है बेटा? ओके, अल्लाह हाफिज।